हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर अगर लूज मोशन हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में जो डायरिया होता है उसके कारण क्या क्या है, फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 70% जो कारण है वो वायरल कोज होता है और 30% जो कोज है वो या तो बैक्टीरियल कोज हो सकता है या फिर प्रोटोजोअल कोज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि बच्चे को वायरस की वजह से डायरिया हुआ है, यानी कि वायरल कोज है। ठीक है, अगर वायरल कोज की वजह से बच्चे को डायरिया हुआ है तो फिर तो बच्चे को किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। वायरल कोज की वजह से हुआ डायरिया अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो बात समझने की है वो मैं अब बताता हूँ। कोज कुछ भी हो डायरिया का, डायरिया के अंदर वाटर लॉस होता है और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डायरिया के अंदर ओआरएस का यूज किया जाता है, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये है ओआरएस जो कि डायरिया के अंदर यूज किया जाता है। किसके लिए? रिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की, पानी की कमी होना शरीर के अंदर। ठीक है, तो पहला तो ट्रीटमेंट ये है कि ओआरएस दिया जाएगा। दूसरा है कि जिंक सिरप दिया जाता है डायरिया के अंदर। अब ये जिंक सिरप क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जिंकोनिया नाम से ये है जिंक सिरप। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिंक सिरप। जो ये जिंक सिरप है ये डायरिया की सीवियरिटी को कम कर देता है, यानी कि जो डायरिया दिन में 3 बार हो रहा होता था वो डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, मान लो पहले बच्चे को डायरिया मतलब लूज मोशन पूरे दिन में 3 बार हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही जिंक सिरप आपने दिया तो जिंक सिरप से आपको देखने को मिला कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी डायरिया की घट गई है। अब वो 2 ही बार डायरिया हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जिंक सिरप देते जाओगे, उसका यूज करते जाओगे तो डायरिया वो ठीक हो जाएगा। ओके, और दूसरा पॉइंट और बताता हूँ। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से उनका लॉस होता रहता है। तो अगर आपने जिंक सिरप दिया है बच्चे को तो जिंक हेल्प करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन में, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये भी इसका एक काम होता है जिंक सिरप का। ओके, तो ये चीज़ मैंने समझाई। अब बात करते हैं क्या डोज देनी चाहिए, किस तरीके से आपको ये जिंक सिरप देना है। तो डोज की बात मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा जिंकोनिया नाम से है जिंक सिरप। ठीक है, और इस साइड में आपको इसके पीछे का हिस्सा दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है हर 5 ml के अंदर जिंक जो है वो 20 mg है। तो हर 5 ml में 20 mg क्या है, जिंक है। अब इसकी डोज की बात करते हैं कि कितना जिंक सिरप आपको बच्चे को देना है। ठीक है, अगर बच्चा 6 महीने से कम की उम्र का है तो उसको 10 mg ये जो जिंक सिरप है ये देना है। ठीक है, लगभग आपको 10 से 12 दिन तक ये देना है। ओके, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर की है तो उसको आपको 20 mg देना है, और सेम 10 से 12 दिन तक। ठीक है, अब ये 10 mg और 20 mg कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कंपोजिशन लिखी हुई है कि हर 5 ml में 20 mg है। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर की है तो आप उसको 5 ml दोगे। 5 ml का मतलब क्या है, 20 mg हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम की है तो 10 mg देना है, यानी कि 5 ml में कितना है, 20 mg, तो 2.5 ml में कितना होगा, 10 mg। तो इस सिचुएशन में आप 2.5 ml दोगे, अगर इस सिचुएशन में आप 5 ml दोगे। ठीक है, तो ये डोज रहेगी जिंक की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वापिस से उसी स्लाइड पर आते हैं। देखिए, ओआरएस का यूज किया जाता है, जिंक सिरप का यूज किया जाता है, दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब यूज किया जाता है प्रीबायोटिक का। ठीक है, तो डॉक्टर के द्वारा डायरिया के अंदर प्रीबायोटिक भी दी जाती है बच्चे को। अब प्रीबायोटिक क्यों दी जाती है, देखिए, अगर बच्चे को पहले से किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है और बच्चे को एंटीबायोटिक दी जा रही है तो ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करने की वजह से इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो प्रीबायोटिक्स दी जाती है ताकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है वो वापिस से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इसलिए प्रीबायोटिक का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये तीनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी।
ओके, तो दोबारा से मैं सारी चीज़ों को वाइंड अप कर देता हूँ बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। वायरल कोज के अंदर किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया जाता है। डायरिया किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो वायरल कोज की वजह से हो, चाहे बैक्टीरियल कोज की वजह से हो, चाहे प्रोटोजोअल कोज की वजह से हो। डायरिया के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ओआरएस दिया जाता है, जिंक सिरप भी दिया जाता है और प्रीबायोटिक भी दिया जाता है। ये बाकी हमने डिटेल में देख लिए हैं क्यों दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चे के अंदर बैक्टीरियल कोज या फिर प्रोटोजोअल कोज की वजह से डायरिया हो जाए तो क्या करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बैक्टीरिया की वजह से डायरिया है तो बच्चे को ओफ्लॉक्सासिन सिरप दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया है तो मेट्रोनिडाजोल सिरप दिया जाएगा। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों की वजह से जब डायरिया होता है, दोनों की वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उसको मिक्स्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। तो मिक्स्ड इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल दोनों ही कारण हैं, तो उनकी वजह से जब डायरिया होता है तो कॉम्बिनेशन दिया जाता है किसका, ओफ्लॉक्सासिन का और मेट्रोनिडाजोल का। ठीक है, अब ओफ्लॉक्सासिन तो बैक्टीरिया को मारेगा और जो मेट्रोनिडाजोल है वो प्रोटोजोआ को, तो जिसकी वजह से डायरिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये अलग अलग करके आपको बताया है। आई होप आपको जो ये तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल कोज है, प्रोटोजोअल कोज है। हमें का मतलब है डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करता है। जाहिर सी बात है, बैक्टीरियल कोज है, प्रोटोजोअल कोज है, इसको जानने के लिए टेस्ट किया जाता होगा, स्टूल टेस्ट किया जाता है, तभी पता चलेगा ना। ठीक है, मोस्टली केसेज के अंदर ना मिक्स्ड इन्फेक्शन मिलता है, यानी कि बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल कोज मिलता है। वहाँ पर डॉक्टर बच्चे को ये सिरप देता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का सिरप देता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल का सिरप। ये कब दिया जाएगा, अगर बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल कोज है तब दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये सिरप है, आपको दिख रहा होगा ओफ्लोमैक M4 के नाम से। ठीक है, अलग अलग नाम से आता है, आगे मैं बताऊंगा। एक और नाम है जो आगे अगली स्लाइड में है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डोज समझिएगा। देखिएगा, इस स्लाइड के अंदर मैंने एक एक बताया कि बैक्टीरियल कोज है तो ओफ्लॉक्सासिन, प्रोटोजोअल कोज है तो मेट्रोनिडाजोल। अब इसकी डोज समझिएगा ध्यान से। ओफ्लॉक्सासिन की डोज कितनी होगी, अगर बच्चे को डायरिया है तो वहाँ पर उसको ओफ्लॉक्सासिन भी दी जाती है। ठीक है, जो ओफ्लॉक्सासिन का सिरप है वो दिया जाता है। मैं यहाँ पे केवल ओफ्लॉक्सासिन सिरप है ना, ये तो है किसके अंदर, कॉम्बिनेशन में। मैं केवल ओफ्लॉक्सासिन सिरप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। डोज ऑफ ओफ्लॉक्सासिन इन चिल्ड्रन, बच्चे में ओफ्लॉक्सासिन कितना दिया जाएगा, क्या डोज रहेगी। तो ओफ्लॉक्सासिन की जो डोज है वो रहेगी 15 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोज। कहने का मतलब ये है, बच्चे का वजन अगर 1 किलोग्राम है तो उसको 15 mg देंगे एक दिन में और डिवाइडेड डोज में देंगे। ठीक है, अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको हम 150 mg देंगे। ठीक है, 150 mg देंगे, वो भी डिवाइडेड डोज में। 75 mg सुबह देंगे और 75 mg शाम को देंगे। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये इसका मतलब है। ठीक है, सेकंड है मेट्रोनिडाजोल की क्या डोज रहेगी। तो मेट्रोनिडाजोल की डोज रहेगी 20 से 50 mg पर kg पर डे। ठीक है, एवरेज मान के चलूँ तो 30 mg पर kg पर डे इसकी डोज रहेगी। तो ये तो बताया मैंने ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल अलग अलग का। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिएगा, बच्चे को जब डायरिया होता है, जब मिक्स्ड इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर सिरप दिया जाता है, यानी कि ये वाला सिरप दिया जाएगा, जिसका कंपनी का नाम तो मैं बता देता हूँ, O2M, जो ये ब्रांड नेम है, इसके अंदर है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये बोतल है ना, इसके पीछे लिखा हुआ होगा, जो यहाँ पे मैंने ये जूम करके दिखाया, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ईच 5 ml कंटेन्स ओफ्लॉक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg। ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन तो है 100 mg और जो मेट्रोनिडाजोल है वो है 200 mg, कहाँ, 5 ml के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बच्चे को देना है। अब देखिएगा कितना देना है, अब डोज की बात आती है। ठीक है, जो डॉक्टर है वो ये प्रिस्क्राइब करेगा, ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का सिरप प्रिस्क्राइब करेगा डायरिया के अंदर। ओके,
अब अलग अलग तो डोज हमने जान ली कि अलग अलग तो ये रहेगी डोज, लेकिन हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो कॉम्बिनेशन वाला सिरप है। इसके अंदर डोज क्या रहेगी, इसके अंदर डोज कैलकुलेट करनी है ओफ्लॉक्सासिन को मानकर। आपको क्या ओफ्लॉक्सासिन को कंसिडर करना है, फिर इसकी डोज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सोल्व करना है और आपको कमेंट के अंदर बताना है। अगर बच्चे का वजन 20 केजी है तो मुझे आप ये बताओ कमेंट करके कि जो ये O2M सिरप है ये कितना देना है, सुबह कितना देना है और शाम को कितना देना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि मॉर्निंग में इतने ml और इवनिंग में इतने ml, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगर आपने ये सही से कमेंट कर दिया तो इसका मतलब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, याद रहे इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है इस कॉम्बिनेशन वाले की, इसको मानकर केवल ओफ्लॉक्सासिन कंसीडर करना है, इसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। केवल ओफ्लॉक्सासिन को कंसीडर करो, डोज कैलकुलेट करो और कमेंट के अंदर बताओ। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैं पूरा डोज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से डोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि बच्चों के अंदर अगर डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाए तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो ये ओफ्लॉक्सासिन होता है ना इसके अंदर और जो मेट्रोनिडाजोल होता है इसके ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कहीं आप अपने आप से बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के आप अपने आप से बच्चे को दे दो और बच्चे को साइड इफ़ेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको बच्चे को अपने आप से ट्रीट नहीं करना है, डॉक्टर को आपको दिखाना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ओफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं टेंडनाइटिस यानी कि टेंडन के अंदर स्वेलिंग, जॉइंट पेन हो सकता है, जोड़ों के अंदर पेन हो सकता है। ठीक है, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, मसल पेन हो सकता है। ये है ओफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट। मेट्रोनिडाजोल के साइड इफ़ेक्ट जैसे हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है ना, भूख का ना लगना हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। तो ये होते हैं मेट्रोनिडाजोल के साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अपने आप से आपको जो ये एंटीबायोटिक का जो सिरप है जो फ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन में, ये अपने आप से नहीं देना है, डॉक्टर को दिखाना है। अब दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे के अंदर डायरिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप तुरंत से तुरंत क्या है डॉक्टर से मिलिएगा। डॉक्टर को दिखाना है अपने बच्चे को, क्योंकि डायरिया के केस में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे की अगर फ्रीक्वेंसी नहीं डिक्रीज़ हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।